अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सियासी दर्जा हरारत इस वक्त उरूज पे है, या यूं कहना गलत नहीं होगा कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। एक तरफ बानी पीटीआई जो मुसलसल हुकूमत और इदारों के खिलाफ मज़ामती अप्रोच अपनाए हुए हैं, और दूसरी जानिब हुकूमत और इदारे भी तहरीक इंसाफ से नरमी बरतने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि दोनों फरीकैन के दरमियान सीज़ फायर कैसे होगा। ना कोई मुल्क दोनों फरीकैन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है, ना कोई मुल्क के अंदर से सालसी किरदार अदा करने को तैयार है। ऐसे में उलझनों की गिरहें कैसे सुलझेंगी। बानी पीटीआई के बयानात को देखें तो वो डी चौक में होने वाले क्रैकडाउन पर मुसलसल इल्जामात की बौछार कर रहे हैं। वो अपनी जमात को ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि वो डी चौक पर होने वाले क्रैकडाउन के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करे। वो भी बातचीत से मामले को सुलझाने को तैयार नहीं है। हुकूमत को देखें तो वो पीटीआई को इंतशारी जमात करार दे रही है और इसके खिलाफ क्रैकडाउन करने की भरपूर तैयारियों में भी नजर आती है। पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रियासत के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद की निशानदही के लिए 10 रुकनी मुश्तरका टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दी, और अब हुकूमत ने मुल्क में फसादात और हंगामा आराई से निपटने के लिए आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील देने का फैसला कर लिया। यानी हुकूमत को यह खदशा है कि तहरीक इंसाफ फिर से एहतजाज की कॉल दे सकती है और इस एहतजाज को रोकने के लिए इंसदाद फसादात टास्क फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एहतजाज रोकने से हुकूमत शायद चल जाए, लेकिन क्या मुल्क चलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर इसी तरह हुकूमत जो इल्ज़ाम लगाती है कि पीटीआई सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करती है, अब इसके आगे बंद बांधने के लिए हुकूमत मुतहरिक दिखाई दे रही है। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया, जिसके तहत फेक न्यूज़ देने वाले को 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा होगी। अब एक तरफ हुकूमत के ठोस इक़दामात से यही लग रहा है कि वो तहरीक इंसाफ को ज़रा बराबर भी सियासी गुंजाइश देने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयानात से भी यही तासुर उभर रहा है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 24 नवंबर के धरने में फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें उनका कहना था कि धरनों में कानून पायमाल करने वालों और सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने वालों को सजाएं दी जाएंगी। कुछ रोज़ कबल भी वज़ीर आज़म का सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहना था कि नुकसान पहुंचाने वालों की कमर तोड़ देंगे, सियासत में फितने की गुंजाइश नहीं है। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी गुफ्तगू कुछ ऐसी ही की है। वो क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। तहरीक इंसाफ नहीं, तकरीब इंसाफ है और इंसाफ का कत्ल वाली ये पार्टी है। उनको इसका कोई एहसास नहीं, चाहे वो जेल में इनका बानी सर से पांव तक दिन रात झूठ बोलने वाला शख्स, ये एक फितना है और ये एक तकरीबकारी का एक जत्था है, एक ग्रोह है। जितने भी तकरीबकार हैं, सबोटेयर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाए, उनकी प्रोसिक्यूशन हो सॉलिड ग्राउंड के ऊपर। हमें हर चीज वो करनी चाहिए कि दुश्मनाने पाकिस्तान को इस वक्त न तो रोके, उसको तोड़ दे। होना है मुल्क के ऊपर, ये सिर्फ हमला नहीं है, ये बहुत खतरनाक एक ट्रेंड है कि एक सूबे को विफाक के सामने लाके खड़ा कर दें, विफाक को सूबे के सामने लाके खड़ा कर दें, या एक सूबे को दूसरे सूबे के सामने लाके खड़ा कर दें। इंतहाई क्रिमिनल माइंडसेट है जिसको खत्म करना मेरा, आपका और हर पाकिस्तानी का फर्ज है, वरना खुदा न खास्ता इस मुल्क में वो आग लगेगी कि कोई नहीं बचेगा। यानी हुकूमत पीटीआई को लेकर सख्त गिर मौक़िफ़ अपनाए हुए है। यही वजह है कि बानी पीटीआई और उनके साथियों के खिलाफ कानूनी घेरा मजीद सख्त हो रहा है। डी चौक के एहतजाज से मुतालिक बानी पीटीआई और बाज़ दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात रमना पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज से मुतालिक साबिक़ वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत 94 अफराद की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अब इंतशार को रोकने के लिए पाक फौज का भी वही मौक़िफ़ नज़र आ रहा है जो हुकूमत का है, यानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नज़र आती है। आज आर्मी चीफ ने सियालकोट और नारोवाल और सियालकोट दौरा करके फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि कौम की हिमायत से मादरे वतन की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि पाकिस्तान हर साजिश को नाकाम बना देंगे। हम कौमी हिमायत से मादरे वतन की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं। अब वज़ीर आज़म हो या फिर आर्मी चीफ, वो एक ज़बान होकर यही कह रहे हैं कि इंतशार फैलाने वालों को अवामी मदद से शिकस्त दी जाएगी। यानी तहरीक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि जब तक तहरीक इंसाफ अपने सियासी रवैये पर गौर नहीं करेगी और जब तक 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगेगी, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन बानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में बड़ा डेडलॉक यही है कि बानी पीटीआई 9 मई पर माफ़ी मांगने को तैयार नज़र नहीं आते। हाफिज़ अब्दुल्ला भी यही बात कर रहे हैं कि बानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में डेडलॉक की बड़ी वजह बानी पीटीआई की 9 मई पर माफ़ी ना मांगना है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कादिर खान मद्दुखेल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कादिर मद्दुखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि इंसदाद फसादात फोर्स हो या फिर प्रोपेगेंडे पर 5 साल कैद और 10 लाख का जुर्माना हो, हुकूमत सख्त इक़दाम ले रही है। अब क्या हुकूमत बौखलाहट का शिकार है कादिर मद्दुखेल साहब? मेरे ख्याल में काफी हद तक आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि हुकूमत को समझ में नहीं आ रही है कि हैंडल किस तरह कर लें। और पीटीआई बजिद है कि हमने सिर्फ लाठी से अपनी बात मनवाना है।
और हुकूमत कहते हैं कि इंटरनेट बंद करके, एक्स बंद करके कंट्रोल कर ले, तो मेरे ख्याल में दोनों की पॉलिसी और दोनों की जो रास्ते हैं वो जो है ना वो नाकाम है और उस तरफ नहीं जा रहे। तो मैं ये समझ रहा हूँ जहाँ कानून मौजूद है और हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, उसके बावजूद पीटीआई ने जो यलगार की है, तो इसका मतलब ये नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। अब देखो फिर उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारे पास बारूद है, हमारे पास असला है, हमारे पास फोर्स है, हमारे पास कलादम तंजीमें हैं, नाम तो नहीं लिए, मतलब तो यही था उसका। तो इस सूरत-ए-हाल में तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अब हुकूमत के पास तो जो है ना वो संजीदगी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक भी नाखुशगवार वाकया होता है या एक भी गरीब का बच्चा मरता है तो किसी लीडर का कुछ नहीं जाता है। गरीब का बच्चा मरता है और बहुत सारे केसेस जो आप और हमारे सामने आए, तो मैं समझ रहा हूँ कि ऐसी सूरत-ए-हाल को बड़ी संजीदगी से और बड़ी गहराई से उनको देखना पड़ेगा। देखिए मधुखिल साहब, ये हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन डेडलॉक नहीं है, बल्कि पूरा मुल्क ही ऐसे लगता है जैसे स्टैंड स्टिल की पोजीशन में है, आगे नहीं बढ़ रहा है। अब हर रोज जो है अगर एहतजाज और इस तरह के मामला और हुकूमत उसको काउंटर करने के लिए यौमिया 192 अरब रुपए खर्च कर देगी, तो वो भी टैक्स पेयर के पैसे से जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म टू हैंडल दीज काइंड ऑफ प्रोटेस्ट? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत को यकीनन एक तो बातचीत का जो दरवाजा है वो हमेशा खुला रखना चाहिए और हमेशा बीच में मौलाना फजल रहमान साहब है उनका सहारा लेना चाहिए, महमूद खान चकजी साहब है जो पुराने सियासी लोग हैं उनका सहारा लेके और इनको किसी तरह से मुज़ाकरात पे राजी करने चाहिए, क्योंकि पीटीआई को तो कोई फिक्र नहीं है। 11 साल से जिस सूबे में पीटीआई की हुकूमत है वहाँ 114 से ज्यादा लाशें जो है ना वो उठ चुकी है और सैकड़ों लोग जख्मी हो चुके हैं पाड़ा चनार और करम एजेंसी में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि खुद वज़ीर आला अपनी शहर डी खान में मगरिब के बाद नहीं जा सकते हैं, मगरिब के बाद थाने बंद हो जाते हैं। पेशावर के अलावा किसी शहर में किसी जिले में उनका जो रिट है गवर्नमेंट का वो कायम नहीं है, और ऊपर से वो बारूद की, कालाधन तंजीमों की और धमकियों की और ये सारी चीज करने हैं। तो मैं समझ रहा हूँ इस हवाले से जो है ना बड़ी संजीदगी की जरूरत है, क्योंकि पीटीआई के जो वर्कर है, जहां तक मेरी मालूमात है यम से मिलते हैं, वो तो कहते हैं बेजार है, रोजाना एहतजाज, रोजाना या वह रोजगार की बात हो रही है, अमन अमान की बात नहीं हो रही है, वहां डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, वहां सिर्फ एक बात हो रही है, नफरत की। और फिर ये तो चलो हुकूमत का भी साल या 8 महीने का इशू है, आपके अपनी सूबे में जहां डी खान जेल तोड़ गया दहशतगर्दों ने, आप मुंह देखते रहते, एक फायर नहीं हुआ। अब जो पड़ा चिनार में जो चल रहा है पिछले 6 साल से वहां खून खराबा, अब तो पहले जमीन का तनाजा था, फिर उसके बाद जो ना वो मसलक का तनाजा आ गया, अब मसलक से भी आगे चला गया। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर जिस सूबे का अपना ही हाल और वहां के जो हुक्मरान जो है ना वो सिर्फ दारुल खिलाफत के ऊपर चढ़ाई का ही प्लान, तो ऐसे तो सूरत-ए-हाल में मैं नहीं, लेकिन मधुखिल साहब, हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है। जो हुकूमत ये कह रही है कि हाथ तोड़ देने चाहिए, बाजू मरोड़ देनी चाहिए, पाबंदी लगा देनी चाहिए, केपी में गवर्नर राज होना चाहिए, तो क्या वो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा दिखाई देती है आप? नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट के भी बाज अनासिर जो है ना वो इस तरह के डायलॉग बाजी करके और मजीद जो है ना वो मुज़ाकरात को खराब करते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ गवर्नमेंट के अंदर भी संजीदा लोग हैं, और फिर गवर्नमेंट के अंदर लोगों के हवाले मैंने आपको महमूद खान चकजी साहब एक मोतबर नाम है पाकिस्तान का, मौलाना फजल रहमान साहब मोतबर नाम है, एमल वली खान साहब है, अब्दुल मालिक साहब है, और बहुत सारे अख्तर मेंगल साहब है, बहुत सारे जो सियासी लोग हैं उनके साथ बैठ के इस मसले को देखना चाहिए। तो इस तरह 5 मिनट वो है या एक एसएचओ की मार है या इस तरह बातों से नहीं होता। फिर यहाँ जहाँ राना सराना ने बात की या उनके लोगों ने बात की है कि इनके साथ जो है ना दूसरे तरीके से निपटना चाहिए, तो मैं समझूं ये तरीके भी गलत है और बातचीत से होना चाहिए, क्योंकि पीटीआई को तो कोई फिक्र नहीं है। वो पीटीआई के रहनुमा तो कहता है पाकिस्तान है, खान है तो पाकिस्तान है, तो इससे बढ़ के क्या रह जाते हैं। अगर उन्होंने पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगा लिए कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं होगा तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नहीं मानते। और फिर जिस तरह सोशल मीडिया को भी छोड़िए, कल असम्बली के फ्लोर पे इनके एमपी और गंडापुर ने जो बात की है, क्या वो बात करने के काबिल है? क्या वो एक पाकिस्तानी इस तरह बात कर सकते हैं जो आपने मशरकी पाकिस्तान का और आपने हमारे 9000 फौजियों का जो बातें की है? तो ये तो कोई मुहिब पाकिस्तानी तो ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। और फिर सोशल मीडिया में जहाँ कर रहे हैं कि बाबा अगर फलां से आपकी हिमायत है तो मुझे आप अनब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो, फलाना कर दो, इस टाइप की चीजें। इनका सोशल मीडिया भी हुकूमत का नाकाम है, इनका वो जो फायर वाल था वो भी बेकार गया, इनकी एक्स बंद करने का भी सिस्टम बेकार है। पता नहीं ये लोग तो अपनी टिकटॉक में लगे हुए, मुझे तो नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो या दूसरे तरीके से। तो आपको लगता है गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही इन एन इफेक्टिव मैनर, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड लेनी चाहिए या इनिशिएटिव लेना चाहिए? मुझे याद है जिस वक्त पीडीएम बनी थी तो पहले जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है
वो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुलाई थी। तो आपको, आप जिन मोतबर सियासतदानों के नाम ले रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई हों, अख्तर जान मैंगल हों, मौलाना फजल रहमान हो, तो इनको अगर ऑन बोर्ड लेके आना है, बिठाना है, तो क्या पीपल्स पार्टी लीड ले सकती? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के कल जो बिलावल साहब की सरबराही में मीटिंग हुई है, उसमें यह तय हुआ है कि सियासी जमातों से जो है ना वो रब्ता करेंगे और एक मुतफ़क़ा लाएमल जो है ना या मुतफ़क़ा इशू पे जहां सबका इत्तफ़ाक़ हो उसको अपनाना चाहिए। तो कल की खबर आपको मैं दे रहा हूँ, आपकी चैनल ने भी उसको नशर की है। और दूसरी बात ये कि हम तो यही बात पीटीआई को भी कह रहे थे, जहां जनरल गैंगस्टर फैज हमीद ने आरटीआई सिस्टम बिठा के और इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किए, उस वक्त भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। 2024 का इलेक्शन भी जहां मैं आपके सामने कि मेरे साथ क्या किया इलेक्शन कमीशन ने, फिर भी खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि इमरान खान आप हुकूमत बना रहे, और फिर सदर पाकिस्तान आसिफ रेज़ादारी साहब ने जॉइंट सेशन से खिताब में भी उनको मुज़ाकरात की दावत की है। तो रिस्पांस में तो ये गालियां मिलती है और कुछ नहीं है, जो कि असब मामूल उनकी तरबियत है। तो पीपल्स पार्टी तो अपना किरदार अदा कर रही है, इसके बावजूद कि पीपल्स पार्टी के अपने खदशात है हुकूमत से, इसके बावजूद कि पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, इसके बावजूद कि सिंध पहले से जो ना वो खुशहाली और बदहाली की तरफ जा रहे हैं और वो 6 नहरें पंजाब की मजीद निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे खर्चात की, हमारे जो एमपी है, मैंने वह उन अफसरान को, उन डिप्टी कमिश्नरों को लगाया जा रहा है जो एंटी पीपल्स पार्टी है। तो हमारे इन सारी खदशात के बावजूद हम कहते हैं कि आप अपोजिशन के लिए कोई रास्ता बना, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये सारी चीज के अलावा पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? आपने हुकूमत को ये हल प्रपोज किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अपोजिशन के लिए कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए? देखिए, पीपल्स पार्टी तो अब कल के मैं आपको बता रहा हूँ, जो बिलावल साहब की सरबराही में जो मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों से रब्ता किया जाए। सियासी पार्टी तो तहरीक इंसाफ भी है, सियासी पार्टी मौलाना साहब की, अचकज़ई साहब की, मैंगल साहब की, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्या चीज है? इनका मतलब यही है कि आप सब चीज लोगों के साथ रब्ता करें और एक जो मुतफ़क़ा कोई हल हो उसकी तरफ चला जाए। इससे बढ़कर पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? आपको रास्ता क्या दिखाई दे रहा है मधुखेल साहब? अपनी खदशात के बावजूद आपको क्या रास्ता दे? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? मैं ये समझ रहा हूँ गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा जो है ना वो जो तकब्बुर के छतरी से नीचे आना चाहिए और उनको इस चीज का नहीं करना चाहिए कि उन्होंने अगर कानून साजी 26वीं तरमीम के जरिए कर दिए या आईनी अदालतें बनवा लिए या मजीद कोई चीजें कर दिए या पीटीआई के धरने जो है ना वो नाकाम बना दिया, तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप 5 साल तक हुकूमत में बैठे रहेंगे। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। अभी पीपल्स पार्टी ने कंधा यूं के दड़ाम से मुंह के बल पे गिरेगी हुकूमत। तो मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत को भी थोड़ा सा होश के नाखून लेना चाहिए। हुकूमत को भी इस चीज से दूर करना चाहिए कि वो पहले से जो है ना वो किसी के सहारा पे हुकूमत जो है ना वो बनी है, पीपल्स पार्टी के सहारा पे, और वो इतना तकब्बुर और इतना कि पीटीआई के साथ तो कर रही है, पीपल्स पार्टी के साथ भी वही सोतेलेपन का कर रहा है। कल मौलाना साहब की पार्टी ने भी गिले शिकवे किए कि हमारे साथ धोखा किया है। कि तो मैं समझ रहा हूँ गवर्नमेंट को थोड़ा सा चारों तरफ देखना चाहिए कि आप अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले सकते हैं, तो आप पीटीआई को कैसे लेंगे? पीपल्स पार्टी हुकूमत से सहारा छीनने जैसा कोई इंतहाई इकदाम ले सकती है? मैं नहीं समझता हूं कि अगर यही हाल और पीपल्स पार्टी साथ देगी। मुझे नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी ऐसी सूरत हाल अगर जारी रही है और उनकी हिमायत करेंगे, मेरा नहीं ख्याल। और ये वार्निंग आपने दे दिया हुकूमत को? नहीं, देखिए वार्निंग की क्या जरूरत है? हुकूमत को अच्छी तरह पता है कि हमने कंधा यूं कर दिए, सुबह गिरेगी हुकूमत। अभी ऐलान हो जाए तो 1 घंटे के बाद हुकूमत नहीं होगी। तो हुकूमत को उसको तो पता है अच्छी तरह, लेकिन मुझे नहीं समझ रहे हुकूमत के अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं कि इस तरह न सिर्फ अपोजिशन को बल्कि अपने एहतियातियों के साथ भी सोतेलापन का सलूक कर रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को इस चीज पे ख्याल रखना चाहिए कि आखिर गवर्नमेंट के अंदर ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह के जो रवैया इख्तियार किया हुआ है। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मौलाना साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी की। अगर आप अपने एहतियाती जिसके वोटों पर आप हुकूमत खड़ी है उसके साथ अगर इस तरह सोतेलापन का आप रवैया इख्तियार किया हुआ है, तो आप मुझे बताओ कैसे 5 साल पूरे करेगी हुकूमत? बहुत बहुत शुक्रिया कादर। गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई की लीगल टीम और पॉलिटिकल टीम से अडयाला जेल में मुलाकात हुई, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर और फैसल मलिक ने आके बताया कि बानी पीटीआई की हालत कैसी है और डी चौक एहतजाज से मुतालिक बानी पीटीआई का व्यू पॉइंट क्या है। लेकिन आज बानी पीटीआई की मुलाकात उनके फैमिली मेम्बर से हुई है, पर्टिकुलरली अलीमा खान साहिबा आज मुलाकात करके आई है। और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट इशू किया है वो ऑन कॉन्ट्रेरी टू द यस्टरडे स्टेटमेंट लगता है। गुज़श्ता रोज़ जो कुछ उन्होंने कहा, आज वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं और वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उनको उनकी पार्टी लीडरशिप की तरफ से
ठीक ब्रीफ नहीं किया गया था, मुकम्मल बात नहीं बताई गई थी, जबकि आज जब उनको मुकम्मल बात पता चली है तो उनका गुस्सा पहले से ज़्यादा है, यानी शदीद रिएक्शन शो कर रहे हैं। और फिर वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास अभी भी एक कार्ड मौजूद है और वक्त आने पर वो कार्ड खेलेंगे। यानी इससे पहले जो है वो ये मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि बानी पीटीआई के पास कोई कार्ड अवेलेबल है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको वक्त पर कैपिटलाइज करेंगे। अब एक बार फिर वो कोई अपने पास तुरब का पता होने की बात कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है कि गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई को जो लीडरशिप मिली उन्होंने ठीक तरीके से ब्रीफ क्यों नहीं किया और बाहर आके जो बात की वो फिल्टर्ड और सेंसर्ड बात क्यों थी, क्या वो लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ है? बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज बानी पीटीआई ने इस बात का एतराफ़ किया है कि गुज़श्ता रोज़ जो लोग उनको मिले उन्होंने इस्लामाबाद प्रोटेस्ट से मुताल्लिक बातें ठीक अंदाज में उनके तक नहीं पहुंचाई थी, पूरी बात नहीं बताई थी। पूरी बात कहते हैं मुझे आज पता चली जब अलीमा खान साहिबा अडयाला जेल में उनसे मुलाकात के लिए गई। तो क्या वजह है कि जो लोग मिलने जाते हैं वो अधूरी बात करते हैं, पूरी बात नहीं करते? क्यों पिक्चर पूरी क्लियर नहीं की जाती उन्हें? मुझे भी आपकी पूरी बात समझ नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं जो उनसे मिलने जाते हैं वो पूरी बात नहीं करते, आधी बात करते पूरी नहीं करते, राइट? जी जी जी। अच्छा, इस तरह है कि जी हमारे मुल्क का माहौल इस तरह है कि हम लोग यहाँ पे कोई सच कहने को इजाजत नहीं देता, कोई सच सुनने की बर्दाश्त नहीं है। डेमोक्रेसी को हम लोगों ने दबा करके रखा हुआ है, हम लोगों ने इंसाफ का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही हम इस मुल्क के साथ कहना क्या चाहते हैं। तो क्या हम लोग इस किस्म का मुल्क अपने बच्चे के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं जहाँ पे हर एक अपने डर के देखे कि मैं अपने हाथ के लिए बाहर निकलूंगा तो मुझे लोग गोली अच्छा मार सेनेटर देंगे। साहब, आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है, अगर थोड़ा सा आप रिलोकेट हो जाएंगे। इन द मीनवाइल मैं ज़िमनी सवाल भी रख देता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि सच जो है वो मसलहतन नहीं बोला जाता, लीडरशिप से भी जो सच है वो इसलिए नहीं बोल रहे कि मसलहत आड़े आ जाती है और मसलहतन बानी पीटीआई को पूरी बात नहीं बताई जाती। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों के अंदर इसमें कोई शक नहीं, बाज लोगों के अंदर डर है, चाहे वो पीटीआई की लीडरशिप हो चाहे आम आवाम हो, उनके अंदर डर है। ये मुझे नहीं पता उनके डर क्यों है, हम लोगों के अंदर डर क्यों है। हालांकि हमारे अंदर डर होना चाहिए। अगर वो कहते हैं ना वो एक जिसे तू ग्राह समझता है देता है हजार सजदों से आदमी को निजात। अगर हम लोगों के दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ हो तो फिर हमें किसी और का खौफ नहीं हो, और जब हमारे दिल में किसी और का खौफ नहीं होगा तो हम वो काम करेंगे जो सही काम है। लेकिन अगर हमारे दिल में किसी किस्म का कोई और खौफ होगा, तो किसी पोजीशन का खौफ होगा, चाहे वो किसी उठाने का खौफ होगा या कोई और चीज का खौफ होगा, तो हम इस उसके साथ ठीक, ये मैं बात आपकी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। अगर पीटीआई की लीडरशिप में खौफ होगा या बुज़दिल होगी तो फिर वो हकीकी आज़ादी कैसे ला पाएगी? मेरा बड़ा सादा सा सवाल। देखिए, इसका ये है कि पीटीआई में आपको हर किस्म के लोग नजर आएंगे, पूरे हर दुनिया के हर जगह पे हर किस्म के नजर आएंगे। बात लोग बहुत ज्यादा दे रहे हैं, जो ज्यादातर है वो दे रहे हैं। दूसरे बात लोग हैं जो थोड़ी सी मसलहत कर लेते हैं। मैं बिल्कुल हमें पता है मसलहत कर लेते हैं, लेकिन वो लोग भी जो पीटीआई के अंदर मसलहत कर लेते हैं वो बाकी सबसे दलेर है। बाकी सारी पार्टियों को एक साथ रखते हो तो वो उनसे दलेर है। लेकिन जो इस सब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जिस तरीके से जालिमाना सलूक हो रहा है, जिस तरीके से आप सोचे यहाँ तक नौबत आ गई है कि हम लोगों ने एक पॉलिटिकल प्रोफेशन के ऊपर गोली चलाई है। नहीं देखे फिर इसके देखे तो ये पूरी बात बतानी चाहिए ना, बानी को बात बतानी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज्ड होने का तासुर मिलता है, डरे हुए होने का तासुर, जिसकी आप तायीद कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि और फिर बानी पीटीआई ने आज गुस्से का इजहार भी किया है कि उनको पूरी बात क्यों नहीं बताई गई। तो आप देख रहे हैं कि पीटीआई में कोई मेजर सर्जरी होने जा रही है इसके बाद, पर्टिकुलरली बैरिस्टर गौहर को रिप्लेस किया जाएगा या पार्टी सेक्रेटरी जनरल को रिप्लेस किया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कि कोई सर्जरी होनी चाहिए नहीं, लेकिन इस वक्त तो अगर आप मुझसे पूछे तो पूरे मतलब जो हमारा पूरा सिस्टम है इसकी सर्जरी होनी चाहिए। ये 1985 का जो कैंसर फैलना शुरू हुआ है इन द नेम ऑफ क्या कहते हैं वो जो एक शक्ल है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लिहाज से जो कैंसर फैल गया है, उस कैंसर की सर्जिकल रिमूवल होनी चाहिए या भी मेडिसिन के बाद। सेनेटर साहब, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है लाइन में सर, मैं प्रॉपरली उसको क्लियरली नहीं सुन पा रहा हूँ। आई विल हैव टू वाइंड इट अप हियर। लेकिन जो बात समझ आई है
सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब की, वो ये कि पीटीआई लीडरशिप के अंदर जो है वो एक डर है, एक खौफ है, तभी जाके बानी पीटीआई को पूरा सच या वो हाफ ट्रूथ बताते हैं, जो ऑब्वियसली काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। और आज इसी के ऊपर जो है गम और गुस्से का इजहार भी बानी पीटीआई ने किया। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सेनेटर साहब जो दे रहे हैं कि वो इसलिए आधा सच बताते हैं कि उसमें मसलहत है और फिर कह रहे हैं कि बुजदिली भी है। तो इतने बुजदिल होंगे, इतने कॉम्प्रोमाइज़, इतने डरे हुए होंगे, तो फिर आप कौन सी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं? फिर आप कौन से इनकलाब, कौन सी तब्दीली लाने की बात करें? तो ये सवाल तो खुद पीटीआई लीडरशिप को अपने आप से करना चाहिए। अपना आईना देखना, अपना चेहरा जो है वो आईने में देखना चाहिए कि वे डू दे स्टैंड। हुकूमत इस वक्त माशी महाज से ज़्यादा सियासी महाज पर सरगर्म दिखाई दे रही है। यही वजह है कि IMF के दिए गए अहदाफ में भी हुकूमत नाकाम नजर आ रही है। हुकूमत IMF प्रोग्राम के पहले जायजे में 3 बड़े अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है, जिनमें जो नेट टैक्स रेवेन्यू है वो रेज़ करना, तालीम और सेहत के अखराजात के लिए तयशुदा हदफ और मकामी करेंसी सिक्योरिटीज़ की मेच्योरिटी ना हासिल करना शामिल है। और हुकूमत तकरीबन 2652 अरब रुपए का टैक्स जो है वो रेवेन्यू हासिल करने में भी, यानी वहाँ पर भी टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। 2652 अरब का टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल, जबकि 85 अरब का शॉर्टफॉल भी रहा। सिर्फ यही नहीं है, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रोकने की राह में भी IMF प्रोग्राम आड़े आ गया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि IMF की वजह से कीमतों में इजाफा रोकना मुमकिन नहीं था। गुज़श्ता 1.5 माह में पेट्रोलियम मसनूआत 12 रुपये 14 पैसे तक फ़ी लीटर महंगी की गई, जबकि 1.5 माह में हाई स्पीड डीजल में 3 और पेट्रोल की कीमत में 2 बार इजाफा किया गया। और एक तरफ पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से लेवी वसूल की जा रही है, तो दूसरी तरफ शहरियों पर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों का बोझ भी मजीद बढ़ा दिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत को 1.1 अरब रुपए की दूसरी किस्त के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए IMF की 39 सख्त शराइत पर अमल करना होगा। दस्तावेज़ के मुताबिक सिविल अफसरान और फैमिली की असासाजात ज़ाहिर करने के लिए फरवरी तक डेडलाइन दी गई है। और इसके अलावा दीगर कड़ी शराइत में टैक्स एमनेस्टी और टैक्स मराहत ना देने का मुतालबा भी आ रहा है। IMF के साथ शराइत में यह भी शामिल है कि बजट से इजाफी ग्रांट नहीं दी जाएगी, गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट जारी की जाएगी, मार्च 2025 तक ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह दरामदी बिल के बराबर तक लाना होंगे, पब्लिक फाइनेंस राइट साइजिंग महसूलात हदफ के मुताबिक पूरे करना होंगे। दीगर कड़ी शराइत में यह भी शामिल है कि कारोबारी दिनों में ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट में एक्सचेंज रेट में 1.25% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं हो, जबकि मरकज़ी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर रवा माली साल के अख्ताम तक 8.65 अरब डॉलर तक होंगे। इसके अलावा करेंसी स्वीप का हजम 2.75 अरब डॉलर से ज़ायद ना हो, सरकारी गारंटीज़ का हजम 5600 अरब रुपए से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत टोटल रकम का हजम 599 अरब रुपए से ज़ायद ना हो। दीगर शराइत में शामिल है कि हुकूमत मरकज़ी बैंक यानी सेंट्रल बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बोरोइंग नहीं करेगी। सेहत और तालीम पर अखराजात 2863 अरब रुपए मख्तस होंगे। FBR को रवा माली साल 12,913 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करना होगा, जबकि ताजरों से 50 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक टैक्स रिफंड्स की मद में बकाया जात 24 अरब रुपए और पावर सेक्टर की बकाया जात 417 अरब रुपए से ज़ायद नहीं होंगे। अब हुकूमत महंगाई में कमी और स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का दावा तो कर रही है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर ख़जाना ये एतराफ़ कर रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम को लेकर कुछ रुकावटें हायल हैं। अब कड़ी शराइत का बोझ भी आवाम के सर पर मुसल्लत किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद देखना यह है कि जो कंडीशंस IMF रख रहा है, क्या हुकूमत एक बार फिर, यानी अब तो बांध रहा है, बाउंड कर रहा है IMF कि हुकूमत बाहर सूरत ये करे, लेकिन इसके बावजूद क्या हुकूमत डिलीवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इक़्तिदार की दौड़ और हवस ने मुल्क का निज़ाम ही बिठा कर रख दिया है। यहाँ तक कि ऑपोजिशन की बेहिसी और ज़ाती मफादात ने पूरे सिस्टम को मफलूज कर दिया है। मार धाड़ की सियासत और ऑपोजिशन के पार्लियामान को यरगमाल बनाने का संगीन नतीजा कौम ने तीसरी कुव्वत की आमद की सूरत में भुगता है। वहाँ की ऑपोजिशन बेलगाम घोड़े की तरह बेकाबू हो गई, यहाँ तक कि वो हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उतर आई। वहाँ की ऑपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम भी लगा। पानी इतना सर से गुजरा कि वहाँ की फ़ौज को मुदाखलत करना पड़ी और उसने हुकूमत का तख्ता उलट कर रख दिया है, और यहाँ तक कि मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। ये कोई और मुल्क नहीं है, बल्कि इस मुल्क का नाम जनूबी कोरिया है। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया है। पुलिस ने जनूबी कोरिया की पार्लियामान के दाखिली रास्ते बंद कर दिए, जबकि अरकान को पार्लियामान में दाखिले से रोक दिया गया है। जनूबी कोरिया के सदर ने रात गए टेलीविज़न खिताब में मार्शल लॉ का ऐलान किया है। सदर का कहना था कि उनके पास आज़ाद और आइनी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के इक़दाम का सहारा लेने के अलावा और कोई चारा नहीं। जनूबी कोरिया के सदर का मज़ीद कहना था कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों ने पार्लिमानी प्रोसेस को यरगमाल बना लिया है ताकि मुल्क को बहरान में धकेला जा सके, जबकि अपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह ने मार्शल लॉ के नफाज को गैर आइनी करार देते हुए कहा है
कि पार्लियामान इस फैसले को मनसूख कर देगी। अब देखना ही है कि ये मार्शल लॉ कितनी देर तक जारी रहता है। प्रोग्राम के वक्त अपने इंतजाम को पहुंचाऊंगी इंशाल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।